बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां स्कूल के शौचालय में शराब मिली है। सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय से शराब बरामद की गई। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में घर पहुंचा था छात्र। इसके बाद छात्र के परिजन स्कूल पहुंच गए और पुलिस को शराब होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची। जर्जर शौचालय से शराब को बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए वो जर्जर शौचालय जहां से शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय से शराब बरामद की गई है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शराब के नशे में एक छात्र घर पहुंचा था, जिसके बाद जो परिजन है वो स्कूल गए और स्कूल में जाकर देखा तो शराब की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची और जर्जर शौचालय से शराब को बरामद किया गया है। ग्रामीण अभिभावक के द्वारा मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा ये जानकारी हुई कि पैखाना पुराना जो टूटा हुआ है पूरब उत्तर साइड, उसमें दारू का कार्टून सटा हुआ है। तो हम इनके साथ आके देखे तो बहुत है दारू। तो हम देखे तो तुरंत हम 2 मिनट में 112 को कॉल किए। तो वहाँ से हमको एक नंबर मिला 15,545 नंबर। फिर वहाँ हम सूचना दिए। तब बोले कि बा कथी होलो, तो नहीं कुछ बोल रहा था, खाली कर रहा था। तब देखे तब बोले इसका मुँह महका न, तो मुँह महका तो हम सोचे दारू रुपये हुआ। तो मेरा है ना जा, वो बोला का कि 2 बोतल ना स्कूल में पिया है दारू। थे बच्चा पढ़ कर के एक बच्चा उलटते पुलटते मेरा भतीजा गया और जा कर के उसकी मम्मी हमको कह रहा है कि पता नहीं बाबू को क्या हो गया, दांती वगैरह लग रहा था। तब एक बच्चा बताया कि वहाँ शराब पी लिया है, स्कूल के पीछे लैट्रिन रूम में शराब है, शराब पी लिया है। तो जब मैंने यहाँ आया तो देखा कि यहाँ शराब लैट्रिन में भरल है। बड़ी खबर आपको बगहा से दिखाते हैं, जहां मद्य निषेध थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर और बगहा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 142 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान मौके पर 3200 किलो जावा महुआ और 130 लीटर चुलाई शराब को नष्ट कर दिया गया। वहीं भितहा थाना क्षेत्र में अलग कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 7 पीस अंग्रेजी शराब और 3 पीस बंटी बबली शराब बरामद की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगातार बीमार लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अस्पताल में इलाज कराने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। कामेश्वर राम, अच्छे लाल पासवान, सोहन महतो, ललन राम, रामचंद्र राम भी इलाज कराने पहुंचे हैं और अब तक कुल 19 लोग सदर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अब देखिए बीमार लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 19 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं कई लोग अभी भी हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं। लड्डू शाह की भी मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। और लड्डू शाह को 5 बेटी है। देखिए 5 बेटियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 5 बेटी हैं और उनकी पत्नी जो आज विधवा हो गई है, वो लगातार उनका रो रो कर बुरा हाल है। शराब पी के मर गया। अच्छा, के पिए ला कोई जानकारी मिलल? पटीदार पिया यार। शराब हमेशा यहाँ बनत रहे का घर के सामने? रोज हमेशा बेचता था। रोज पिए? नहीं, रोज नहीं पीते थे। उस दिन जबरदस्ती पिया दिया सब। जबरदस्ती पिया दिया है सब। अच्छा, पहले नहीं? उसकी बीवी मिला के, जहर मिला के पिया दिए। उसकी बीवी पकड़ाई है, पिंकी देवी। तुम लोग कई भाई बहन हो? 5 बहन। तुम पढ़ाई भी करती? हाँ, 8 में है। 8 में पढ़ाई करती। तो रुआ ये बात बताई कि जानकारी रुआ कैसे मिलल कि शराब में जहर बा? रुआ ये ना नहीं। अच्छा, अब बच्चा बेटिए रहे रही सफाइया करवाए। हम गे बेटी के ऑपरेशन करावे। 6 दिन वहाँ गेला भेर तिले फोन आयल हुआ से कि बहुआ के बेहालत बा, हाथ गोड़ छरपटावत रहे, लेके भागल लोग। तो वहाँ अच्छा, तिले पुलिस लोग थाना सब प्रभारी चौक पर
तो सब ले के में अथी कैलक लोग भर्ती। कहाँ पीले रहस, कोई गिलास पीले रहस, कुछ जानकारी ना हमारे जानकारी नहीं, हम तो रहले ना रही, तो जानकारी कथी सामने रहलन पिलावल गए रहे जानबूझकर जहर मिलाकर। वो बहुत जाने दुश्मन है पहले से। तो पता लगे शराब बेचाई लगी है। हाँ सबको कोई रोकल कोई ना लगा। पुलिस पकड़ पुलिस ऐसा होई ना। भल छठ के भी पकड़ाए रखा थाना पर गेल, जेल में गेल, फिर छूट के चल आए। देखिए जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये परिवार जो है लड्डू शाह का परिवार है, 5 बेटी है, पत्नी है, लगातार ये मांग कर रही है कि सरकार जो है उनको मुआवजा दे ताकि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके और जो भी शराब बेचने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा शराब बेचने का हिम्मत वे लोग नहीं कर सके। उनीस कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और चौकीदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रघुनाथपुर के चौकीदार सुरेश यादव, चौकीदार के भाई ने स्प्रिट दिलाई थी। सुखाड़ी शाह को ये स्प्रिट दिलाई गई थी और पकड़े गए तस्कर सुखाड़ी शाह ने ये खुलासा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोतिहारी शराब कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक और चौकीदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। रघुनाथपुर के चौकीदार सुरेश यादव, जिनके भाई ने स्प्रिट दिलाई थी, सुखाड़ी शाह को ये स्प्रिट दिलाई गई थी। पकड़े गए तस्कर सुखाड़ी शाह ने ये खुलासा किया है। वहीं देखिए शराब कांड पर डीजीपी का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पूरी घटना बहुत ही दुखद थी। शराब की पूरी खेप जब्त की गई है। सभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। करीब 1500 लीटर मेथनॉल जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी तरह की कार्रवाई की है। पुलिस के आला अधिकारी ने कैंप भी किया है। शराब कांड पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोतिहारी शराब कांड में जो शराब के खेप थे वो जब्त कर लिए गए हैं, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ा दुखद कांड था, एक बड़ी दुखद घटना थी और इसमें पुलिस के स्तर से एसआईटी बना करके डीआईजी प्रोहिबिशन को वहाँ कैंप कराया गया है। वहाँ पर एसआईटी गठित की गई है और सभी मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो मेथनॉल उसमें पाया गया है, जांच में प्योर मेथनॉल पाया गया था, जो इसमें करीब 1500 लीटर जब्त किया गया है। यदि वो पूरा उसका उपयोग कर लेते तो काफ़ी एक बृहद रूप से इसका प्रभाव पड़ता, लेकिन हम लोग सभी प्रकार की कार्रवाई उसमें पूर्ण कर ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के बयान पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की मांग पर सरकार नहीं चलती है, सरकार को जो सही लगेगा वही करेगी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधा है। देखिए विपक्ष की बात में आकर सरकार अपना निर्णय नहीं लेगी ना। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। विपक्ष की बातों में क्या आना है? सरकार है। अरे भैया बिहार में भी वो कह रहे थे, क्या हर्ष हो गया? तो बिहार में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार की स्थिति देख रहे हैं, उनकी पार्टी कहाँ चली गई, तो अब बाहर में प्रचार कर रहे हैं तो वहां भी जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं उसकी स्थिति वही होगी। गया जी से बड़ी खबर है। जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। शराबबंदी और माफिया राज को लेकर यह हमला बोला गया। जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव से पूछा है, तेजस्वी यादव बताएं बालू और शराब माफिया कौन है? सारे माफिया आरजेडी के लोग हैं। मांझी ने फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए और कहा कि गरीब जेल जा रहे हैं, तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम घूमने वाले तस्कर आरजेडी के लोग हैं। देखिए, जब तेजस्वी प्रसाद की बात आप बोलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि दिल पर हाथ रख करके वो बोले, बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है? वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। चोर मचावे सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, अपनाया था।
हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही तेजस्वी प्रसाद के लोग हैं जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुंह काला नहीं हो इसके लिए वो खास करके ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक नहीं है। बाढ़ से बड़ी खबर है, दो भाई के बीच जमकर मारपीट की खबर मिल रही है। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कुदाल से काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। करीब 6 लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां दो भाई के बीच जमकर मारपीट हो गई। जमीन विवाद में मारपीट हुई है। कुदाल से काटकर एक व्यक्ति की हत्या की भी खबर है। करीब 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा की ये घटना है। 26 को मोकामा थाना अंतर्गत साहबेकपुर वार्ड नंबर 22 में दो भाइयों के बीच में जमीन का विवाद था। एक भाई का परिजन अपने खेत से फसल काट कर लौट रहे थे, तो दूसरे भाई के परिजन ने उस पर हमला कर दिया ईंट पत्थर से, और कुदाल का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, राजीव कुमार की। ये घटना हुई है कि एक जमीनी विवाद था पहले जी, जिसमें कि फसल लगा हुआ था। हाँ। उसे काटने के लिए हम सब परिवार जा रहे थे। हाँ। इसी बीच हमारे जो गोतिया हैं, हाँ। चाचा, हाँ। वो सब प्लानिंग किए मारने के लिए। हाँ। और सब परिवार मिलके हमको चारों तरफ से घेर लिया गया जी। घेर कर उसके बाद वो हमारा जो बड़ा भाई है उस पर टारगेट किया गया था जी। टारगेट के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या चीज़ से वार किया गया था? कुल्हाड़ी और कुदारी। कुल्हाड़ी और कुदारी। कितने की संख्या में लोग थे पहले से घात लगाए? वो लोग 7-8 की संख्या में थे। सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो पटना से बड़ी खबर मिल रही है। लगातार एक्शन में दिख रहे हैं जेडीयू नेता निशांत कुमार, और इसी कड़ी में उन्होंने एक अने मार्ग में विधायकों और जेडीयू के नेताओं से मुलाकात की है। बिहार में जल्द ही नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में उनकी ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। बता दें कि जेडीयू में शामिल होते ही निशांत कुमार लगातार जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और जनता से सरकार की सोच और योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चाएं भी की जा रही है कि कैसे सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, और उसके पहले उनके बेटे निशांत कुमार जो जेडीयू में सक्रिय हो चुके हैं, लगातार एक्टिव हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक अने मार्ग की। एक अने मार्ग में लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो जेडीयू के जो नेता और विधायक हैं लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चूँकि चर्चा है कि 10 तारीख को जब राज्यसभा की सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद वो मुख्यमंत्री कुर्सी से त्यागपत्र दे सकते हैं, और उसके बाद निशांत कुमार लगातार राजनीति में फिर सक्रिय हो जाएंगे। और खबर ये भी है कि जब नई सरकार बनेगी इसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, जिसका इशारा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी किया। लेकिन उसके पहले निशांत कुमार अपने आप को लगातार तैयार कर रहे हैं, और लगातार जेडीयू के जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कई वरिष्ठ विधायकों के साथ साथ उन्होंने कई युवा विधायकों से भी मुलाकात की, और तमाम लोगों से मुलाकात कर वो बहुत कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। जाहिर तौर पे उन्हें जो विधायक है उन्हें भी महत्वपूर्ण बात बता रहे होंगे, महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे होंगे। चूँकि निशांत कुमार भी राजनीति में नए नए कदम रख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने वरिष्ठों का सहयोग चाहिए और युवाओं का उत्साह। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार लगातार अपने पार्टी के विधायक और नेताओं से मुलाकात कर राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब नई सरकार बनेगी उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके पहले वो अपने सहयोगी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। कभी वो वरिष्ठ नेताओं के यहाँ जाकर मुलाकात कर रहे हैं, और कई बार उनसे विधायक और नेता एक अन्य मार्ग में आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प है। निशांत कुमार लगातार राजनीतिक तौर पे सक्रिय होते जा रहे हैं, और इंतजार है कि जब नई सरकार का गठन होगा उसमें निशांत कुमार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी और कैसे अपने पार्टी और सरकार को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर भी अब कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 11 अप्रैल को एनडीए के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 12 या 13 अप्रैल को नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुला सकते हैं और इसी बैठक में सीएम पद छोड़ने की जानकारी भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नई सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें, कल यानी 8 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसे संभवतः नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है। बता दें कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे और इसके लिए वे 9 अप्रैल को ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे और 11 अप्रैल को वे वापस पटना लौट सकते हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे भी सरकार चलेगी। और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे चलेगा। वो एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं और बेहतरीन काम उन्होंने किया है। और नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के बाद भी एनडीए की सरकार बिहार में थी, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। और जो नीतीश के सपनों का बिहार है उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है। बढ़ेंगे आगे। बिहार में बिजली विभाग के अधिकारियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई आदमी बिजली का कनेक्शन मांगता है तो उसे तय समय में बिजली का कनेक्शन देना होगा, नहीं तो टाल मटोल करने वाले अधिकारियों पर सरकार की गाज गिरेगी। क्योंकि सरकार ने हर घर बिजली को लेकर सख्ती दिखाई है, जिसे लेकर जेडीयू के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर तय समय पर अब कनेक्शन देना होगा और इसके लिए शहरी क्षेत्र में 3 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन की डेडलाइन रखी गई है। अगर विभाग के अधिकारी या कर्मचारी तय समय में कनेक्शन देने में आनाकानी या टालमटोल करते हैं तो दोषी अधिकारियों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जाहिर है, सरकार के इस कदम से हर घर बिजली अभियान को नई रफ्तार मिलेगी और इसके साथ ही जनता की सेवा में पारदर्शिता आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, SC/ST छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना सरकार ने लागू की है। राज्य में NOS योजना इसमें फॉर्म भर सकते हैं हायर स्टडीज के लिए और हर साल 125 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। 30 सीट महिलाओं के लिए भी रिजर्व रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SC/ST छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना सरकार ने लागू की है। राज्य में NOS योजना, जिसमें फॉरेन में हायर स्टडीज अब छात्र छात्राएं कर सकेंगे। हर साल 125 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 30 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अब नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से जो SC/ST समाज के बच्चे हैं वो विदेश में जो मास्टर्स या PhD की डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो विदेशों में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए यदि करोड़ों रुपया खर्चा होता है तो उसको भारत सरकार देती है। वह योजना बिहार में लागू नहीं थी। हमने देश के माननीय भारत के माननीय मंत्री जी से, इस विभाग के माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, बैठक हुई उनके साथ। अब बैठक के बाद या उन्होंने कहा या प्रपोजल भेजिए, ये योजना भारत सरकार की है, योजना लागू हम करेंगे बिहार में भी। और हम लोग यहां से प्रपोजल भेजे हैं और भेजने के बाद ये स्कीम लागू हो गई बिहार के अंदर। देश में नए कानून के लागू होने के बाद फोरेंसिक जांच का महत्व काफी बढ़ गया है। पटना में आयोजित 2 दिन के स्पेस वर्कशॉप में डीजीपी विनय कुमार ने यह बयान दिया है। इस मौके पर डीजीपी ने कहा है कि बिहार में हर दिन करीब 300 आपराधिक वारदातों की जांच में
फॉरेंसिक साइंस की मदद की ली जा रही है। डीजीपी ने कहा कि बिहार में इस वक्त 4 जिले में फॉरेंसिक साइंस के लैब काम कर रहे हैं और अगले 1 साल में 9 और जिले यानी कुल 13 जिले में एफएसएल की लैब काम करने लगेगी, जिससे आपराधिक वारदातों की जांच में तेजी और इंसाफ दिलाने में आसानी होगी। हमारे 4 लैब कार्यरत है और जो 9 फॉरेंसिक लैब्स है रीजनल लेवल पे, उन सभी का बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार है। उसके लिए नियुक्तियां हो गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की। उपकरणों की खरीदगी चल रही है और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे राज्य में ये 13 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगी, कार्यरत हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे 28 जिले हैं जहां पे रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं है, वहां पर हम लोगों ने जिला चरण प्रयोगशाला के लिए भी सभी 28 जिलों में भवन का निर्माण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। सभी में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है। 50 फॉरेंसिक वैन हमारे पास है। 40 जिले हैं तो प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक वैन उपलब्ध है, जो घटनास्थल पर जाकर के वैज्ञानिकों के दल के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, एग्जिबिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पैकिंग कराई जाती है, सील किया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। हम लोग एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए एमओयू साइन हो चुका है। इसके लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है और साइबर फोरेंसिक लैब राजगीर और पटना में डेवलप करने के लिए भी एनएफएसयू से हम लोगों ने एमओयू साइन किया है। आने वाले दिनों में साइबर फोरेंसिक लैब भी एक बृहद रूप से स्थापित करने में हम सफल हो पाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, मखाना वैल्यू चेन में बेहतरीन काम के लिए बिहार कृषि विभाग सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। उद्यान निदेशालय की तरफ से संजय झा ने सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी है। बिहार के लिए गर्व का क्षण है, मखाना को राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजय झा का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने ये पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की है। दरअसल मखाना वैल्यू चेन में बेहतरीन काम के लिए बिहार कृषि विभाग को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। उद्यान निदेशालय संजय झा ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी है, जिसमें बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया और मखाना को राष्ट्रीय पहचान मिली है। अरवल में ज्यादातर आंगनबाड़ी पूरी तरह से बंद है, जहां बच्चों की फर्जी उपस्थिति बताकर सरकार की राशि गबन की जा रही है। सोनबरसा पंचायत के केंद्र संख्या 1, 3, 135 और 137 में से केवल केंद्र संख्या 1 ही खुला मिला, जहां सेविका मौजूद थी लेकिन बच्चे नदारद थे। बाकी सभी केंद्र पूरी तरह बंद पाए गए। जब सेविका से पूछा गया कितने बच्चे आए थे तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 8 बच्चे आए थे, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में 31 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी। 135 है। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या हालात है हम दिखाने का प्रयास करते हैं। सकरी पंचायत का है वार्ड, आपका केंद्र वार्ड नंबर 6 का एक केंद्र संख्या 140 और इसी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की पढ़ाई होती है। हम दिखा रहे हैं, यहाँ से प्रयास करेंगे कि ये आंगनबाड़ी का केंद्र बनाया गया है और इसी में सारी व्यवस्था रखी गई है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है और धात्री महिलाओं को कई प्रकार के समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा कई प्रकार की योजनाओं सरकार का फायदा मिलता है। लेकिन ये योजना का हस्र है कि पूरे जिले में कहीं भी आंगनबाड़ी जो है बच्चे की उपस्थिति अभी नगण्य है। हालांकि जैसा कि सेविका का कहना है कि यहाँ उपस्थिति हमेशा होती है, लेकिन उपस्थिति पंजी में बच्चों की संख्या लगभग 29 दिखाई गई है, लेकिन एक भी बच्चे उपस्थित नहीं है। हम जानने का प्रयास करते हैं सेविका से ही कि क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों बच्चे उपस्थित नहीं है। क्या बच्चा कहाँ चला गया? बच्चा अपना घर चला गया। कितने बजे छुट्टी थी? 11 बजे। अभी तो 11 बजे छुट्टी तो नहीं हाँ, तो अभी तुरंत गए थे। अच्छा, बच्चा कितना था आपके? 8 बच्चा था। 8 बच्चा था। 8 बच्चे से ही मतलब चलता है। बोला कि हम नहीं आएंगे, छुट्टी है, सब स्कूल में छुट्टी है। तैयो हम तैयो बढ़िया बोला कि चलो बैठो। 8 बजे में तो आपका 29-30 बच्चे की 30 बच्चे कैसे? कल ही वाला बना दिए थे। कल ही वाला हाजिरी बना दिए। तो क्या कहीं मतलब ऊपर पैसा भी देना होना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, वो जो ऊपर जो अधिकारी को भी पैसा नहीं देना पड़ता है इसके वजह उपस्थिति काटती नहीं है जो गलत बना दी? उपस्थिति नहीं काटती है जो गलत बना दी आपने?
ये जैसा कि ये सेविका का कहना है कि इसी तरह का जो पहले की जो अटेंडेंस है लगातार उसी को बना करके इस आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करता है। पूरे जिले की यह हालात है आंगनबाड़ी का, यह हालात पूरे जिले में देखने को मिल रहा है कि जहाँ किसी प्रकार के बच्चों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। खबर आपको मधेपुरा से दिखाते हैं, जहां आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव का एक अलग ही अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक मंचों पर अक्सर गंभीर दिखने वाले या इस बार भक्ति रस में सराबोर नजर आए। मौका था क्षेत्र में आयोजित रामधुनी अष्टयाम मेला का, जहां विधायक नरेंद्र नारायण यादव पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद माइक संभाला और भगवान राम और श्री कृष्ण के भजनों में ऐसा डूबे कि मंच पर ही झूमने लगे। उनका ये भावुक और भक्तिमय रूप वहां मौजूद लोगों को काफी आकर्षित कर गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद भी कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हरे राम